नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो करंट जो फ्लो होगा उसमें और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा वो हमें देखना है। मान लो ये है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, और लेंथ है इसकी एल, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, तो वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रेवल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो गई वी.डी, तो हम कह देंगे कि जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है एल, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है वी.डी, जो कि ई टाउ बाई एम के बराबर है, ठीक है। अगर मान लो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है एन, तो हम मान लेते हैं एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इस पूरे वॉल्यूम में होंगे, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो होगा एरिया इनटू लेंथ। एक यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए एन ए एल, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए एन ए एल, तो टोटल चार्ज क्या हुआ, टोटल चार्ज हुआ एन ए एल इंटू ई, ये हो गया चार्ज। अब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम भी निकाल सकते हैं, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है लेंथ अपॉन स्पीड, तो एल अपॉन वी डी ये आ जाएगा। उसके बाद हमें ये अच्छे तरीके से पता है करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज कितना एन ए एल इंटू ई, तो टोटल चार्ज हुआ एन ए एल इंटू ई, और टोटल टाइम क्या हुआ, वो हुआ एल अपॉन में वी डी। तो एल से एल कट जाएगा, रिलेशन आ जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन आएगा। यहां से हम अगर एरिया को इस तरीके से लिख दें, तो आई अपॉन ए मैंने आपको समझा रखा है पहले, वो होता है करंट डेंसिटी। तो एक रिलेशन हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, अगर आ गया है तो आप इसको नोट करिए। देखो हमें ओम्स लॉ ड्राइव करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक कंडक्टर ले लिया हमने, उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। एरिया इसका क्रॉस सेक्शन का ए है, लेंथ एल है, और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके अक्रॉस ई होगी, जिसकी डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी से, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई थी। अब देखो हमने जो वी डी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वी डी का फॉर्मूला था, अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें तो ई टाउ बाई एम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ई एल और वी में रिलेशन देखें, तो मैंने आपको सिखाया था कि ई इज इक्वल टू होता है वी बाई एल। तो अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं, तो वी डी की वैल्यू हो जाएगी ई टाउ वी बाई एल इंटू एम। तो ये हो जाएगा, हमने कह दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रिलेशन हमने ड्राइव किया था, क्या ड्राइव किया था कि I इज इक्वल टू होगा एन ई ए वी डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2
हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इस वी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू ई टाउ वी बाई एम इंटू एल, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एन ई इंटू ई, तो ये होगा एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम बाई एल इंटू वी, ये हो जाएगा। देख लो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि v अपॉन आई, तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ या m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, और v अपॉन आई ओम्स लॉ हमने पहले भी पढ़ा था, v अपॉन आई क्या होता है r, तो ये हो गया r इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। अगर आप इस रिलेशन को r इज इक्वल टू रो एल बाई ए से कंपेयर कराओगे तो क्या आ जाएगा, रो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अच्छा, जो m हम ले रहे हैं बार बार, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप रो में अगर देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट। जो n है और टाउ है, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल हैं। समझ में आ रही है बात। तो रो डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करेगा, पहला n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक है, तो इन पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। तो पहले यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टिविटी इन चीज़ों पे कैसे डिपेंड करेगी। ठीक है, और कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी और सेमी कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कारण क्या है, क्यों रेजिस्टेंस मेटल्स ऑफर करते हैं और कितना करते हैं। देखो, अभी हमने जो रिलेशन ड्राइव किया वो है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जो होगा उसको हम कह सकते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो मेन रीजन है, मेन कॉज है कॉलिजन। मेन कॉज क्या है, कॉलिजन। अब देखो, जब कंडक्टर में ऐसा दिया हुआ था और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा तो जो भी उसको बीच में आयन मिलेंगे उन सब से टकराता हुआ आगे जाएगा, और जो कॉलिजन है, जितना ज़्यादा कॉलिजन उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो रेजिस्टिविटी है वो टाउ पे डिपेंड करती है। अगर हम किसी तरीके से इफ ड्यू टू एनी रीजन टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाए, इंक्रीजेस,
अगर ये बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी घट गई, देन रेजिस्टिविटी, और हम कह सकते हैं सीधा सीधा रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर इफ टाउ डिक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। होगा क्या, जैसे दो चीजें होंगी अब यहां पे, अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर हम बढ़ा दें, तो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तेजी से चल रहा है, तो जो टाइम है वो घट जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी मींस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा है, टाउ पे। तो ये जितना भी डिस्कशन हमने किया है वो मेटल का किया है। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय इज ग्रेटर देन सिंपल मेटल, या प्योर मेटल से ज्यादा एलॉय का रेजिस्टेंस होता है, तो उसका रीजन भी यही होता है कि उसके अंदर जो टाउ की वैल्यू है वो हो जाती है कम, और टाउ कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे एक नोट हम और लिख सकते हैं, alloy has more resistance than प्योर मेटल, ठीक है। प्योर मेटल से ज्यादा अलॉय का रेजिस्टेंस होता है, रीजन यही है कि वहां भी टाउ की वैल्यू कम होती है, टाउ कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको।